सरवर। एमक्यूएम की राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गई हैं और आज बड़ी अहम मुलाकात की। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से और केया इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने शिकायत भी की हैं कि जनाब केया इलेक्ट्रिक का जो रवैया है, केया इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी है, उस हवाले से बात की है। निगरां हुकूमत कोई नया माहिदा नहीं कर सकेगी। पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है और पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीम बिल जो 2023 है इसकी कसरत राय से मंजूर किया और तरमीम बिल की मंजूरी जो शिकवार दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की आज उन्होंने इस्तता की थी कि इसके रोक दिया जाए, लेकिन अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में दाखिलत नहीं करेगी। हाई कोर्ट से कहें वो आपकी ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों पर बात करे और इस्तदा उनकी मुस्तरद कर दी गई। इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ से डॉलर ऊपर गया और आज थोड़ा सा नीचे आया है डॉलर। चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर करने की भी मंजूरी दी है। और एक वाक़या पेश आया आज कराची में। कराची डिफेंस में फायरिंग से रुकन सिंध असम्बली हैं, उनके भाई और भतीजे समेत 3 अफराद जो हैं जाँ बाग हुए हैं। एमपी हैं असलम अबड़ो साहब, उनके भाई हैं अकरम अबड़ो और उनका बेटा इसमें शामिल था। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवेज़ ज़ुबैरी साहब, दानिश्वर और तज़कियाकार अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध असम्बली में तब्दीली जो आई है किस तरह आई है, क्योंकि पीटीआई का अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख मौजूद हैं, गो के वो रुपोश हैं, लेकिन उन्होंने ख़त लिखा था। उसके बावजूद भी ज़ाहिर है उसके बावजूद भी मौका दिया गया एमक्यूएम पाकिस्तान को और एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले मुज़ाकरात किए थे जाकर जीडीए से, वो नहीं तस्लीम कर रहे थे, लेकिन बाद में मुज़ाकरात हुए और वो मान गए। लेकिन आज सबसे अहम वाक़या ये पेश आया कि पीटीआई के मुनहरिफ जो 9 लोग हैं उन्होंने भी एमक्यूएम को वोट दिया है। क्या कहेंगे नवेज़ ज़ुबैरी साहब, पहले आप बता दीजिए। एक तो पहली खातून सामने आई हैं अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में, और फिर एमक्यूएम ने जिस तरह वोट लिए हैं जीडीए से भी और पीटीआई से भी, किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन सिंध को इस मसले पे एक तरीके से बढ़तरी हासिल है, या बोले उनकी खुशकिस्मती कि पहली प्राइम मिनिस्टर भी ख़वातीन प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो सिंध से थी। अपोजिशन लीडर वही बनी कौमी असम्बली में, ज़ाहिर है पहली अपोजिशन लीडर भी वहाँ बनी। पहली स्पीकर सिंध कौमी असम्बली भी सिंध से थी और पहली स्पीकर भी सिंध से थी। और अब ये है कि पहली सिंध की अपोजिशन लीडर भी सिंध से आई है। खुशाइन बात है। औरतों की बराबरी का मौका मिलना चाहिए और हमेशा इसमें हम आवाज़ उठाते रहते हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छा हुआ। अली मादिल शेख और पीटीआई को बहुत मौका दिया गया। इस तरह नहीं हुआ जाता कि किसी के मफरूर होने से या किसी की गैर हाजिर होने से कोई सिस्टम चलने से रुक जाए। सिस्टम नहीं चलना होता है, लोग आते जाते रहते हैं, सिस्टम नहीं रुकता। उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, नहीं होंगी, जो भी है, भारत उनको आना चाहिए था। अब अगर रुकूं फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे वजह से कौन सा काम रुका है, मैं मौजूद हूँ, मुझे मशावरत के लिए बुला लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊँगा। वो हाजिर होते तो मुशावरत होती तो फिर गम ही क्या था। वो आ जाते, आके बोलते भाई अब बुद्धिजीवी लीडर हैं, डरे किस बात का। अगर डरो तो भाई सियासत नहीं करो। वैसे तो बड़ी बढ़के मारते थे, ये हैं और वो हैं, और बड़े बड़े बढ़के मारने वाले हमने देखे पीटीआई के, जिनका जेवर जो है वो हथकड़ियाँ होती थी और ससुराल जो है वो जेल होती थी। आज मफूरियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लोग काट रहे। एनीवे, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। वो नहीं आए, सिस्टम रुका नहीं। जो दूसरी नहीं तो ये मफरूर होना, रुपोश होना, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं बुजदिली है ये? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुज़दिली है, लेकिन मर्दानगी भी नहीं है। अगर आप सियासत कर रहे हैं, तो आपको आपके तरफ इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपको गिरफ्तार करें तो आप गिरफ्तारी दें और आप गिरफ्तार हों। और आप एमपी हैं, अपोजिशन लीडर हैं, आपको कोई उसमें तो नहीं डाल देंगे ना। तो वो उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर निकलता और वहाँ से उनकी मजबूरी थी हुकूमत की। केयर टेकर का फैसला बगैर उसके आईनी तौर पे कर ही नहीं सकते थे मशावरत से। मगर वो नहीं आए, वो चाह रहे थे शायद ये उससे लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सिस्टम चलता रहा। जो दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात थी उसको मौका दिया गया, उसने अपनी एक्सपीरियंस जाहिर की, अपना नाम दिया और वो आनी तरीके से आज बन गई। और अच्छा, सिर्फ 15 दिन पहले ये सब कुछ हुआ है और इससे एमक्यूएम को क्या कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, एमक्यूएम को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। भारत एमक्यूएम का अपोजिशन लीडर आ गया और फ़ायदा ये होगा कि उनसे मुशावरत होगी, जिसकी वो शिकायत करते आए थे कि हमको पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब एक्चुअली अब वो ये नहीं कह सकते, हर चीज़ पे इनके दस्तखत होंगे, इन्हें पता होगा
अब वो लाजमी है, सियासी फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा। इससे फायदा अनीस मंसूरी साहब, एमक्यूएम ने अब जिस तरह पीटीआई के 9 लोगों ने, मुनहरिफ लोगों ने भी दस्तखत किए और इस तरह जीडीए को जिस तरह मना लिया गया, किस तरह देख रहे हैं? पहले जीडीए ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में फिर जीडीए वाले मान गए। बहुत शुक्रिया आपका अली, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे नवेद भाई ने कहा कि ये मर्दानगी नहीं है कि गायब रहना। पहले तो बहादुरी किसी मर्द या औरत से वाबस्ता नहीं होती है, कोई भी सिंफी इम्तियाज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मर्दों को बहादुरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। मैंने कहा आपने कहा वो मर्दानगी नहीं है, तो मैंने कहा तो वो जो अगर ये मर्दानगी नहीं है, तो अगर आप मर्दानगी को उस हवाले से अगर लेते हैं तो फिर आप जिस असेंबली नहीं, मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, मैंने तो आपको पूरा मौका दिया, सही है। तो जिस हलीम आदिल शेख पर वो कह रहे हैं कि ये मर्दानगी का मुजाहरा नहीं है, वहीं पर हमारे जो इसके स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी जब रुपोश थे, तो क्या वो मर्दानगी थी कि उनकी जगह पर आकर कोई और बैठकर स्पीकर करता था और सब उसको गार्ड करते थे? वो कौन सी मर्दानगी थी? सही है, जब आपका असेंबली के इजलास नहीं होते थे और वो बाकायदा सब लोगों ने उसको मिलकर रुपोश करवाया हुआ था, उस वक्त क्या डिप्टी स्पीकर उसकी सदारत करती थी। नहीं, वो नहीं थे ना, मैं मर्दानगी की बात, वो भी तो रुपोश थे ना, मैं रुपोशी के अमल को कह रहा हूँ, मैं रुपोशी के अभी तक गिरफ्तार है, अरे आज भी गिरफ्तार है वो। मैं रुपोशी के अमल की बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने ही रुपोशी घर में तमाम फैसिलिटीज के साथ ना, जब सही उनके ना। साथ भी हो सकता था। अच्छा, वो तो जो ज़हर अताब हो ना उस पर नहीं होता है, सही है। इस वक्त जो ज़ेर साया पहले हो भी नहीं उसे हुआ, नवाजा, लीडर पकड़ा गया था, नहीं हुआ उसका। जो ज़ेर साया होता है वो हमेशा नवाजा जाता है, जो ज़ेर अताब हो उसके साथ कुछ नहीं किया जब जाता। अली आदिल शेख साहब की गवर्नमेंट थी मरकज में, तो ये आगा सराज के घर में घुस के बगैर लेडीज़ के जो कुछ इन लोगों ने किया और गिरफ्तार करके जिस तरह उनको रखा, ना सिर्फ इनको रखा, फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से ले जाके रखा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी बेटी आसिफ जरदारी, इन सबको जिस तरह उन्होंने रखा, तो थोड़ा बर्दाश्त करें। देखिए, सियासत है, बर्दाश्त करें, मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफा नहीं होता। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप उन सबके बहुत साथ सही जल्दी हुआ भूल है, जाते हैं माजी। मैंने आज ये नहीं कहा, किसकी आप हिमायत कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, नहीं, उन मैं लोगों ने हिमायत भी नहीं ये कर रहा, जुल्म किए थे। मैं हिमायत नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उस अमल की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जो हो रहा है। सही, अब आप आइए, एमक्यूएम गई मनाने के लिए जीडीए के पास और जीडीए मान गई। नहीं, इसमें दो चीज़ें, एमक्यूएम गई मनाने के लिए फारूस्तार साहब क़यादत में, और वो नहीं माने। मेरी बात, सेकंड टाइम मुस्तफा कमाल साहब गए तो मान गए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मुस्तफा कमाल साहब नहीं गए, सही है। पहली बार कामरान टेसोरी साहब अकेले गए थे, उसके बाद वो लेकर गए हैं मोहतरम जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन वगैरह को। तो पूरा कमाल वक्त देखिए, एमक्यूएम क्या दे सकती है जीडीए को, और जीडीए क्या ले सकती है एमक्यूएम से, सही। और जो 9 अराकीन है दीगर, वो क्या ले सकते हैं एमक्यूएम से? एमक्यूएम के पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक टेलीफोन कॉल के। तो जो सरकार वो जो कॉल करेगा उनको, वो जो कॉल्स आती हैं, सही है, तो जीडीए भी मान गई। वो 9 पीटीआई के कॉल करा दी एमक्यूएम वालों ने, अब भी कॉल करा रहे। पहले तो भाई की कॉल आया करती थी बाहर से। देखें, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर सहाफ़ी हैं। नहीं, आपका तजिया सर, ये एमक्यूएम कॉलों से कब बाहर निकलेगी? सही है, कोई निकले ना निकले, मैंने एमक्यूएम की तो कॉल की बात नहीं की ना। आपने एमक्यूएम कॉल की बात? मैंने कहा कि भाई जिनके पास कॉल्स गई हैं, टेलीफोन तो सबके पास है ना, किसने कर दिया भाई वो असल में अक्सर अननोन नंबर लिखा हुआ जाता है ना। अच्छा, अननोन नंबर वालों की बात कर रहे हैं आप। मैं कॉल्स आ जाती हैं, सही। आज हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने भी लिखा जाता है भाई जिनकी कॉल आ जाती है तो हमें ख़बर रोकनी पड़ जाती है। तो इससे पहले कि खबर रुक जाए, तो आपको भी मालूम है कि निज़ाम कैसे चलता है। ये सूट करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि एमक्यूएम का आ जाए बंदा और वो आराम से डील कर सके उसके साथ। अच्छा, ये बड़ी अहम बात, ये इससे बहुत सारे तजयकार बात कर रहे हैं जुबैर साहब कि पीपल्स पार्टी को सूट करता था कि पीटीआई का लोग बंदे यहाँ ना हो, बल्कि यहाँ एमक्यूएम का आ जाए ताकि हमें डील करने में आसानी रहे। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? नहीं, मैं अपना जुमला मुकम्मल कर लूँ। सबके मफाद है ना, पीपल्स पार्टी का मफाद इसमें। अगर ये मामला अगर उनके साथ तय नहीं होता, हलीम आदिल शेख के साथ, मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता, बंदा कोई भी चूज़ हो सकता था। 3 के नाम जाते, 6 के नाम जाते, 3 इनकी तरफ से 3 उनकी तरफ से, कोई भी चूज़ हो सकता था। फेवरेटिज्म हो जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जैसे हो जाता है, जिस तरह मोहसिन नकवी के मामले में हुआ। पीपल्स पार्टी ये काम नहीं चाहती थी, एमक्यूएम अपना चाहती थी, और कुछ लोग पीटीआई को नहीं चाहते थे। तो जब सबके फ़ोन के राब्ते एक कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है तो मामला हल हो जाता है। जनाब, कोई सर पैर नहीं है इनकी बात का, ये कॉलों के बीच में भागते रहते हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, पीपल्स पार्टी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता।
ये पीटीआई को सियासत मैं कहता हूँ आती ही नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ या आप या कोई भी अनिस भाई बात करें, अगर हमारे हाथ में होता ना और मैं अपोजिशन लीडर होता तो मैं पीटीआई को लेके आ जाता, आओ बात करो। वो फिर वक्ता डाले जाते, फिर बाद में बार्गेन की जाती। सियासत में बार्गेन होती है, टेबल टॉक होती है। टेबल के लिए आपके पास कोई कार्ड होने चाहिए। इतना बड़ा कार्ड था इस वक्त आनी तौर पे, अगर वो अपोजिशन लीडर थे वो बात नहीं करते तो अपोजिशन काबीना बना सकते नहीं थे केयर टेकर। तो वो कार्ड इस्तेमाल करने के बजाय वो उन्होंने एस्केप करने को मुनासिब समझा। नहीं, तो इसमें सर एक चीज़ मिस कर रहे हैं आप, जो अनिस मंसूरी साहब ने जिक्र किया है। तो क्या अलीम आदिल शेख साहब को भी तो कहीं से टेलीफोन नहीं आ गया कि मत जाइएगा? नहीं तो अगर आ गया तो पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी को क्यों खींच रहे हैं? पीपल्स पार्टी की क्या ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी ने फोन किया है? क्या भरावाला उसने फोन आया है? किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा, सही, very good। एक यार तो महीने जबरदस्त पहले पार्टी है यार वो तो। एक महीने पहले बीटीआई भी हमारे चला रही पास ये है। खबर थी, एक महीने पहले हम ये खबर दे चुके थे कि एमक्यूएम का कायदे इस पर इख्तलाफ आ रहा है। ठीक है, हमने 15 दिन पहले ये खबर दे दी थी कि 25 तारीख को ये आ जाएगा। सही है, इस मुल्क के अंदर इतनी इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, कि सबको मालूम होता है कि अगला क्या होने वाला है। जब आप इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के माहौल में रहते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है कि कौन क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तो अगर एमक्यूएम अक़लियत में होते हुए जीडीओ उसके साथ मिल जाती है, उसके साथ जो है वो दीगर सियासी जमातें मिल जाती है, तो उसमें अचंभे की क्या बात है? अच्छा सर, एक वाक़या पेश आया कराची में, चाहता हूँ उससे बात कर लें। कराची का जो इलाका है डिफेंस, उसमें गाड़ी पर फायरिंग से रुकन असम्बली जो है असलम अबड़ो साहब, उनका भाई और भतीजे समेत 3 अफराद जो हैं वो जहाँ बाग हो गए। और पुलिस का मुताबिक ये वाक़या पेश आया है, मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने डिफेंस में वीगो गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया है। और असलम अबड़ो साहब उनके भाई थे और उनके भतीजे मौजूद थे। 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल लेकर गए, फिर 2 दम तोड़ गए। और ये एमपी हैं असलम अबड़ो और उनके भाई हैं अकरम अबड़ो, ये 2। और जाबाग होने वाले जो शनाख्त थे उसमें ज़ाहिर नाम भी सामने आ चुके हैं। पुलिस का कहना है जी फायरिंग से गाड़ी की विंडो स्क्रीन टूट गई। अतराफ में लगभग 2 दर्जन से ज़ायद गोलियाँ उस गाड़ी पर बरसाई गई हैं। अच्छा, रेकी भी की गई और सारी चीज़ें। सर, खुलेआम इस तरह के वाक़यात होते हैं इस शहर में। सबसे पहले तो इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ, और जो इस वाक़े में जहाँ बाग हुए अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, मगर उनका एमपीए का भाई होना, अभी देखिए कब्ज़ वक्त है, पुलिस तहकीकात कर रही है हर जाविये से। मेरा ख्याल में उनका एमपीए के भाई होना एक इत्तेफाक है। ये इनका कोई अब तक की जो बात आई है बाहर वो ये है कि ये कोई ज़ाती इनकी दुश्मनी है, ज़ाती कोई झगड़ा चल रहा है, वो चीज़ बाहर नहीं रहती। इतना बड़ा मर्डर है और ऐसे हसास इलाके में हुआ है, जो एक लम्हे फ़िक्रिया है कि वहाँ से तो आज प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे हैं, सीएम भी गुजरे हैं, फौज के बड़े बड़े रिटायर्ड और हाजिर सर्विस गुजरते रहते हैं, सारे तकरीबन मिनिस्टर डिफेंस में रहते हैं। वहाँ तो कैमरास मौजूद हैं, तमाम चीज़ें हैं, सिक्योरिटी बेहतर है। बाकी है डिफेंस मिनिस्टरों का ना, हर एक घर के बाद अपनी खुद सिक्योरिटी है। और वो मतलब ये बहुत बड़ा, बहुत लंबे फिक्रे है वाक़या कि इसमें तो कोई भी महफूज नहीं है। तो इसकी तो निकल के आएगी बात, निकल के आएगी और मुझे यकीन है कातिल भी गिरफ्तार होंगे। चंद दिनों की बात है तो पता लग जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह इसको रंग दिया जा रहा है कि वो एमपीए के भाई थे, खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की दुश्मनी है, तो मैं नहीं समझता कराची इन चीज़ों से निकल चुका है। किसी को इसलिए कत्ल नहीं कर दिया जाएगा कि वो किसी एमपीए का भाई है। क्या कहेंगे अनिस मंसूरी साहब? देखिए, इस वाक़े से और इस तरह के मुसलसल वाक़यात से ये बात तो वाज़े हो रही है कि दहशतगर्द जहाँ चाहें इस शहर में हमला निशाना बना सकते हैं। ज़ाहिर स्ट्रीट क्राइम की बात नहीं कर रहा, स्ट्रीट क्राइम तो जब 5 माह में 37,000 से ज़्यादा वारदातें, हमने बात भी की थी, इसी पीएलसी की रिपोर्ट है। और फिर ये साथ साथ जो मारा जा रहा है लोगों को टारगेट करके। अच्छा, ये तो आप देखें ना, इसी से 2.5 किलोमीटर अगर आप आगे चले जाएं कोरंगी में अवामी कॉलोनी के अंदर, तो उसी वक्त उसी सुबह के वक्त जब ये वाक़या रोनुमा हुआ है आज सुबह के वक्त, वहाँ पर बाकायदा लोगों को यरगमाल बनाकर वहाँ पर लूटमार चल रही थी और एक औरत को बाकायदा यरगमाल बना लिया गया था और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। खैर, देखिए तो इसी दौरान 4 डाकू भी मारे गए ना, वो 2 भी मारे गए, उससे पहले रात के 2 डाकू और मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं मारे जा रहे, मारे भी जा रहे हैं और ये कार्रवाई भी हो रही है। बहरहाल लेकिन ये इस वक्त दहशतगर्दों की आमाजगाह है। यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे जिसे कत्ल कर सकता है। हम में से कोई भी यहाँ पर सिक्योर नहीं है, ये बात तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर है।
अबड़ो साहब का वाक़या हो, उससे पहले के वाक़यात हों, उससे पहले के वाक़यात हों। आप देखिए कल जो FIA ने रिपोर्ट दी है वो कितनी अहम है। उस FIA की रिपोर्ट में बाकायदा ये बताया गया है कि रॉ किस तरीके से कराची में काम करती है। उसमें बताया गया है कि बाकायदा किस तरीके से जो लोग जहाद में शामिल थे उनको चुन चुन के कराची में पिछले 4 महीनों के अंदर मारा गया। ये FIA की रिपोर्ट सामने आई है और बाकायदा उन्हें उन जगहों पर निशाना बनाया गया कि उनका नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है। दहशतगर्दी का इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ताहाल आपको ऐसे लगता है कि जब चाहे वो मार दें। देखें ना, हमें आज अबड़ो साहब की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि बड़े अहम एक्टिव लोग थे, जो किसी ज़माने में मसला कश्मीर के हवाले से बड़े एक्टिव तस्वुर किए जाते थे, उसी से चंद किलोमीटर दूर महमूदाबाद के अंदर उनको टारगेट करके मारा जाता है। चुन चुन के मारा जा रहा है, बिल्कुल चुन चुन के मारा जा अच्छा रहा सर, है। बड़ी अहम चीज़ ज़ाहिर 2 दिन से ये खबर बड़ी अहम थी कि इसाक डार साहब को निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। ये खबर एक बड़े TV चैनल पर चलवा भी दी गई और लेकिन उस वक्त कहा जाता है कि ये खबर जब पहुंची है जरदारी साहब के पास और वो उस वक्त मौजूद थे पेरिस में, तो उन्होंने रिएक्ट किया क्योंकि पाकिस्तानी वक्त और फ्रांस के वक्त में ज़ाहिर फ़र्क है। तो चंद घंटों के बाद पीपल्स पार्टी वाले, उससे पहले तो खामोशी इख्तियार की हुई थी जब निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने आया था, बड़ी कोशिशें की, मुख्तलिफ चैनल्स ने रब्ता करने की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, कोई भी शख्स बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन सुबह हमने देखा कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, 1, 2, 3 इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि नहीं जनाब, ये हो नहीं सकता, ये फेक न्यूज़ है, ये चलवाई गई है, ऐसा नहीं हो सकता और हमारी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। सर ये सारा वाक़या है और कहा ही जा रहा है, फिर बाखबर कुछ लोगों ने ये कहा कि जी कहीं से नाम आया था मिफ्ताह इस्माइल साहब का, तो उसको काउंटर किया गया, नून लीग की जानिब से कहा गया कि जी अगर मईशत के हवाले से कोई शख्स रखना है तो फिर ठीक है, इसाक डार साहब बेहतरीन है। सर आप क्या समझते हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं और वो अगर बन भी जाते तो क्या सबके लिए काबिल कबूल हो सकते थे? शफाफियत पे सवाल नहीं उठ जाते? देखिए, मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक ये ख़बर दानिस्ता चलवाई गई थी और इसको जो एक्सीलेटर दिया, जो इसको जो है वायरल किया, उसमें PMLN का मीडिया सेल की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। और उसके बाद जब इतनी बड़ी खबर आती है, जब चैनल पर चल जाती है, मनपसंद चैनल पर चल जाए जिसके बड़े लोग ब्रेक करें, तो फिर ये ज़रदाम में आ जाती है। फिर बहुत से डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया, मैंने तो अपने उसमें क्लियरली कह दिया था कि ये मुमकिन ही नहीं है। कोई लिमिटेड कंपनी का आप CEO चुन रहे हो कि CEO बाहर जा रहा है तो दूसरा मालिक जा रहा है तो उसका समधी बन जाए या उसका बेटा बन जाए, बहन बन जाए। ये पाकिस्तान है और इस तरह थोड़ी हो सकता है कि इस किस्म का ऋण मानेगा कौन। तो बहरहाल ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। मुफ्ता इस्माइल साहब की जहाँ तक की बात है, वो भी मैं नहीं समझता कि वो भी सूट करते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक भी एक पार्टी से रहा, उसके वो वज़ीर ख़जाना रहे और अभी तक वो उस पार्टी से मुंसलिक है, उन्होंने छोड़ी नहीं है। वो भी एक पार्शल हो जाते हैं। तो ये शफाफ इलेक्शन इस तरह मुमकिन ही नहीं होते, कोई मानता नहीं रिजल्ट में। आजकल की ये है कि जैसे इलेक्शन अनाउंस होंगे, दुनिया की टीमें आ जाएंगी, मुबसर आ जाएंगे, यहाँ जो है बहुत सारी आंखें होंगी देखने की। वो कैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि एक पार्टी का मरकजी लीडर निगरान वज़ीर, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी नहीं हो सकता, नहीं हो मुमकिन सकता। मुमकिन नहीं। तो आपको लगता है कि निगरान जो सेटअप आप आने वाला है तो उसमें किसी भी सियासी जमात से इस शख्स सामने आएगी जिसका सियासत से ताल्लुक़ ज़रूर होगा लेकिन किसी सियासी जमात से नहीं होगा? देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना साबिक सियासतदान जिस पे हर पार्टी एतमाद करें। इत्तेफाक कर सके। अगर वो ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं मिला तो कोई ब्यूरोक्रेट या साबिक जज या कोई ऐसी हो सकता है। कोई इस ऐसा पे आदमी अनीस मंसूर लिया साहब जाए आप क्या कहेंगे? जो गैर मुतनाज़ा देखें, हो। आपने ना गुफ्तगू जहाँ से शुरू की हम भी वहीं से शुरू करते हैं। आपने कहा कि जियो ने खबर चलाई। देखिए, जियो ने खबर नहीं चलाई थी, जियो ने कसीदा गोई शुरू की थी। कसीदा गोई आप समझ रहे हैं? जियो ने शुरू किया कि क्या क्या अजीम कारनामे अंजाम दे चुके हैं इसाक डार साहब। और जियो ख़ास तौर पर क्योंकि कहा जाता है कि वो बेबी है मुस्लिम लीग नून की। अच्छा नहीं, इसमें थोड़ी सी भी बात करूं। देखिए नहीं उन्होंने करा, जिक्र किया तो मैंने बताया। देखिए फिर अगर निजी चैनल कह इब्तिदा की बात करते नहीं, हैं, उन्होंने चलिए जिक्र नाम नहीं किया। करते। अब नाम चूंकि आपने लिया तो सबसे पहले ये खबर छपी थी ट्रिब्यून में, शहबाज राना ने खबर दी और उसके बाद इस पर बात शुरू हुई और शाम तक जनाब ये खबर कंफर्म कर दी गई नून लीग के हलकों में कि हाँ बिल्कुल जी ऐसा ही है। और जब इस पर बात हुई थी, इसाक डार साहब एक सहाफ़ी की एक इंटरव्यू था, बल्कि उस पर उन्होंने कहा था, ये नहीं कहा कि मुझे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उन्होंने कहा जी अगर मुझे
बनाया गया तो मैं कोई भी जिम्मेदारी दे दें मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, जिससे मजीद तकवीत मिली इसको कि शायद अब तो कंफर्म हो गया। देखें, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये दिखाया इस तरह से जाता है। आपको याद होगा कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब का नाम बड़ा ज़बरदस्त था कि वो से PM बनाया जा रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अच्छा, जब बनाया तो शहादत जा रहा हुई था, थी। लेकिन किसने मना किया था? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयान आया कि हमें उन पर एतराज़ है कि उनकी मुशर्रफ से मुलाकात हुई है। बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ने इस बात तक कहा कि मुझे जरदारी साहब ने कहा था कि मैं इनके ख़िलाफ़ बात करूँ। तो ये होता है, सही है, ये पॉलिटिक्स में होता है, ये नाम फेंका जाता है किसी और को काउंटर जरदारी साहब करने ने के फिर लिए। एतराज़ कर दिया डार साहब पर, तो फिर क्या समझे? नहीं, जरदारी साहब ने नहीं इतराज़ किया असल में, कि हो सकता है मुमकिन तौर पर जरदारी साहब का कोई दिया हुआ नाम हो जिसे काउंटर करने के लिए ये नाम दिया, मुमकिन है ना भाई, ठीक है ना। अगर मुस्लिम लीग नून ये नाम चलवा रही थी तो इसका मतलब वाज़ेह था कि वो किसी और का नाम काउंटर कर रही है। आपने कहा कि बड़े लोगों ने मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम दिया हुआ था, इसको काउंटर करने के लिए था, तो हो सकता है मुमकिन तौर पर उधर से नाम हो। तो दरहकीकत ये काउंटर मुहिम थी और जो हुई। अच्छा, जिनकी बात आप कर रहे हैं टेलीफोन और तमाम चीज़ें कि जी वो अपना नाम बनवा लेते हैं, ज़ुबैर साहब उस तरफ से अगर कोई नाम आता है तो ये पार्टियाँ इतनी तो पावरफुल है ना कि जमहूरी दौर में कि वो उसको भी कह सकें कि नहीं सर ये मंजूर नहीं है हमें। नहीं, मेरे ख्याल में जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, वो इस पोजीशन पे हैं कि वो ना करती हैं, कर करती चुकी हैं। हैं, माजी में भी कर चुकी हैं और अभी भी करती हैं। हर बात वो मनोमन नहीं मान लेती, टेलीफोन वाली पार्टियों की तरह उनमें ना है, ऐसा कोई आदमी वो नहीं नहीं लेगा। साहब, टेलीफोन वाली पार्टियाँ दूसरी ही दो नहीं, बड़ी इनको सियासी इनको इन जमातें। दोनों को डराने के लिए सिर्फ इमरान खान बहुत है, वो सही है। और देखिए देखिए बात सुने, कहाँ कहाँ से लेकर आते देखिए बात हैं। सुने, बात सुने, देखिए बात सुने। जो कुव्वतें हैं जो फैसला करती हैं और जिसके पास इख्तियार है, वो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर कोई भी किसी भी ओहदे पर नहीं आ सकता, उनके बगैर नहीं आ सकता। नहीं। अच्छा जी, निगरान हुकूमत में असम्बली तोड़ने पर वज़ीर-ए-आज़म की फजल रहमान साहब से भी मशावरत हुई है और मशावरती अमल तेज़ कर दिया गया है और निगरान हुकूमत के इख्तियारात पे भी हुकूमत ने इत्तेहादियों को मना भी लिया है और इख्तियारात महदूद किए हैं निगरान सेटअप के। और इस हवाले से कोई कहा जाता है जी कोई ख़ास तौर पर सरप्राइज़ होगा और नवाज शरीफ साहब के हवाले से नून लीग के ज़राए ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन मुहिम अब वही लीड करेंगे। ज़ुबैर साहब, आप अपनी खबर पर कायम है कि नवाज शरीफ साहब तो वतन आएंगे नहीं, लेकिन इंतखाबात हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ कि नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल पाकिस्तान आते मुझे नज़र नहीं आ रहे और इलेक्शन के बाद आ जाए तो फिर तब की तब से देखेंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहे। जो मेरे अपने ज़राए हैं उस दर तो ठंड पड़ी भी है और उनके अगले 1-2 महीने के शेड्यूल में पाकिस्तान आना नहीं है। मुख्तलिफ शेड्यूल उनके बने हुए हैं, यूरोप के दौरे हैं, दुबई के दौरे हैं, सऊदीया के दौरे हैं, एक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान आने का उनका कोई बुकिंग नहीं है। जनाब देखिए, निगरान सेटअप आने दीजिए, सही है। बहुत सारे नक्शे और बहुत सारे इंजीनियरिंग के प्लान तरतीब दिए गए, सही है। तो वो जो नवाज शरीफ के बारे में बता मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं तो देखे ना, मैं तो किसका इख्तियार है कि नवाज शरीफ साहब आए और किसका इख्तियार है कि ना आए, सही है। नवाज शरीफ का वो नहीं, नवाज शरीफ के पास कितना इख्तियार है? अगर अरे नवाज शरीफ के वो पास इख्तियार अच्छा। होता, नवाज शरीफ के पास अगर इख्तियार होता तो नवीद भाई तो मतलब क्या 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 है उसको वो वजीर आजम नहीं, होते हुए इसमें अनीस मंसूरी साहब इसमें वज़न इसलिए नहीं है जो ज़ुबैर साहब बात कर रहे हैं कि अब उनकी अपनी हुकूमतें नहीं आ रहे तो निगरान सेटअप में तो फिर सोच भी नहीं सकते वो। भाई वजीर आजम उसका सूबे में भी उनकी हुकूमत रही एक वक्त में, तो सारा सेटअप उनका था। अब वो पता नहीं कब आएंगे। मैंने तो आपसे कहा था बहुत पहले कि इनको रेड कार्पेट बिठा के बता भी दें, तब भी वो कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा। उनको वो जिस तरीके से गए हैं ना, उसके बाद वापस आने का उधर की ज़िंदगी छोड़ के बहुत मुश्किल काम। निगरान सेटअप में आपको लगता है कि इस तरह का मोल ले सकते हैं वो जब चांस? यहाँ नहीं लिया तो तब ले लेंगे, भाई की हुकूमत में नहीं लिया तो निगरान में आएंगे। आपको लगता है? हम नवाज शरीफ की सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ उस वक्त भी आया कि जब उसकी बेगम की तबीयत इंतहाई नासाज थी। देखिए, यहाँ कुछ गारंटीज़ का इशू है, हम ज़रा खुलकर बात नहीं करते। कोई भी सियासतदान अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि वो इंतहा दर्जे का मजबूर ना हो जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतन नहीं होना चाहती थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब जब जेल से निकले तो बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं और वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि जिसके बाद कोई रास्ता नहीं रहता। लेकिन जब आपके पास एक श्योरिटी होती है
हम लाख इनकार करें, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा परवेज़ मुशर्रफ से एक श्योरिटी लेकर आई थी। सही, एक डील हुई थी, हम उसे डील कहें या हम उसे एक पॉलिटिकल बार्गेन कहें, वो होती है, पॉलिटिकल बार्गेन होती है। और ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक अहम सब्जेक्ट है कि आपको कहाँ का पॉलिटिकल बार्गेन करनी है। अच्छा, डील करके आई मोहतरमा पे अब आपने नहीं, मैं पॉलिटिकल बार्गेन नाम है सर या नहीं, मैं डील का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल बार्गेन होता है यार, बार्गेनिंग की मुशर्रफ से होती है। मतलब हर एक, यार देखें, तामिल्स की और उनकी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हुई, आखिर में क्या हुआ? पॉलिटिकल बार्गेन हुआ। हमेशा पॉलिटिकल बार्गेन होता है। पाकिस्तान बना कैसे? पॉलिटिकल बार्गेन से बना है। बार्गेन और डील में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब पॉलिटिकल बार्गेन हमारा एक सब्जेक्ट है। देखिए, पॉलिटिकल बार्गेन बाकायदा अगर पॉलिटिकल deal कहते एनआरओ तो नहीं लिया। देखिए, एनआरओ तो एक ऑर्डिनेंस था ना, वो तो आया था ना, वो उसी बार्गेन का नतीजा था ना। देखिए, आप बात को समझे। देखिए, तामिल जब आए, तामिल्स को हटाया गया। एनआरओ सीधा सीधा कहते हैं एनआरओ नवाज शरीफ को दिया गया था। उस वक्त की मुशर्रफ की गवर्नमेंट में एक ऑर्डिनेंस आया, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, वो आया था, उसको नाम एनआरओ था। वो नवाज शरीफ को दिया गया था जब वो सऊदी अरब गए थे। कौन यार, अभी आप किधर से किधर ले जाते हैं? उस वक्त आया था, वही ऑर्डिनेंस है भाई। नहीं, अच्छा, ठीक, एनआरओ 2007 में आया था। देखिए, एनआरओ 2007 में आया था, वो एक अलग। देखिए, लेकिन होता है, एनआरओ में उससे इनकार नहीं कर रहा। आप अपने 2007 में आपने देखें, रियासतें का नाम दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उठा के पटक दिया था। जो केसेस खत्म किए गए थे, वो इफ्तिखार चौधरी ने किया था, वो इफ्तिखार चौधरी ने किया था। और वो एनआरओ, और उसके बाद सारे लोगों ने अपने केस अदालत से जाके खत्म। वो मुशर्रफ और नवाज शरीफ का मामला नहीं था, वो मुशर्रफ और बीवी का इशू था। वो एक अलग बहस है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा। देखें, पॉलिटिकल बार्गेन होता है। हाँ, तो बस अच्छा जी, आखिरी खबर, और चूंकि प्रोग्राम वक्त तकरीबन आखिरी मराहिल में, इलेक्शन तरमीम बिल में ज़ाहिर लामहदूद इख्तियारात न देने पर इत्तफाक हुआ है निगरान हुकूमत को, और उम्मीदवार को 3 पोलिंग एजेंट नामजद करने का भी इख्तियार दे दिया गया है। और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस 2 बड़ी सियासी जमातें, गो मगो की कैफियत में हैं कि निगरान सेटअप लंबा ना हो जाए और इस कोई मजबूत आदमी लाया जाए जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके सबका। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि ये मैं चाहूँगा कि अगले प्रोग्राम का पहला सवाल यही हो, इस पर बहुत ज़्यादा बात करनी है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है ना, वो 2-3 सवाल हैं। आप जिधर जाएं, जिस महफिल में बैठे हैं या टॉक शो में बैठे हैं या तज़ीनकार आपस की बात कर रहे हो, वो ये होता है, किसी को नहीं पता ये 3 महीने का सेटअप है, ये 6 महीने का सेटअप है या लंबा चलेगा। कोई ये बात यकीन से नहीं कह सकता। आनी तौर पर तो अपने वक्त पे असेंबलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ तक तो सबको पता है। नहीं, जब सब एक पेज पर है तो फिर क्यों डर किसका है? इसके बाद क्या होगा वो, क्योंकि इन सब की वजह जो है ना, मैं बहुत से लोग को बुरा लगेगा, इन सब की वजह है इमरान खान और पीटीआई। उनको ये नहीं पता वो कैसा रिएक्ट करेंगे इलेक्शन में। जब पीटीआई जाएगी तो कैसा रिजल्ट आएगा, उस खौफ से लोग डेट डिसाइड नहीं करना। कोई उसको चाह रहा है जल्दी हो जाए, कोई चाह रहा है उसको थोड़ा मौका देके उसको और वो किया जाए। तो ये इसमें मैं आपके सवाल का जवाब बहुत तफसील से देना चाहता हूँ, तो मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सर बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि जो डर, खौफ, एतमाद नहीं है एक दूसरे पर, क्या वजूहात हैं कि लंबा ना हो जाए, कोई ऐसा शख्स हो जो प्रेशर बर्दाश्त कर ले? देखें, कोई मामला नहीं है। आपने ये लामहदूद, मतलब महदूद इसको अथॉरिटीज़ नहीं दी गई हैं, लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा दे दी हैं कि ये बाकायदा आप डील्स कर सकते हैं, मामला तय कर सकते हैं, और जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनको आगे कंटिन्यू भी दे सकते हैं, जो निगरान सेटअप के पास नहीं था। इन्होंने IMF के कहने पर तमाम तरामीम की है, क्योंकि $1.1 अरब इसी निगरान सेटअप के अंदर आना है। तो जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ इनको दी गई हैं वो उस हवाले से बात है। सही, अब जब इस पर मज़ीद बहस हो सकती है कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने इलेक्शन कब होंगे और किसका डर है, सही है, किसी का डर है या किसी का मफाद है, इस पर फिर बाद में बात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमान। आज के प्रोग्राम गुफ्तगू आपने सुनी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। अब बहुत सारी चीज़ें हम शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।